ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है बच्चों? ओके। लास्ट क्लास में जब हमने बात की थी, आवाज तो आ रही है प्रॉपर आपके पास में? हमने अभी मॉर्निंग में बात की थी और ये पढ़ा था कि जब फोटोसिंथेसिस होगा तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट ब्लू लाइट में होगी और उसके बाद में रहेगी रेड लाइट में। फिर हमने जाते जाते कुछ पॉइंट और भी डिस्कस किए थे। उनके अंदर एक पॉइंट ये था कि फोटो सिस्टम क्या होता है। जब बच्चों फोटोसिंथेसिस को रन करना है तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन को चलाना पड़ेगा, और जब लाइट रिएक्शन को रन करना है तो उसके लिए पिगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और आप सभी जानते हो क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं ग्रेना में। और ग्रेना में कहां पर प्रेजेंट रहेंगे? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। आप सभी ने सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि अगर हम वन थाइलेकोइड लें और उसकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में देखें तो ग्रुप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। उन ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को आप बोल रहे थे क्वांटासोम, यस और नो? और वन क्वांटासोम के अंदर पिगमेंट के नंबर थे, वो थे 250 टू 400, यस और नो? ये भी हमने पढ़ा था वहां पर कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में जो क्वांटासोम होते हैं वो कोई एक क्वांटासोम नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वांटासोम प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो, वही क्वांटासोम यहां पर क्या रहेंगे बच्चे? फोटो सिस्टम। यानी जो हम सेल बायोलॉजी के अंदर क्वांटासोम बोल रहे थे वो क्या है बच्चे? फोटो सिस्टम। तो हम बोलेंगे कि जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्वांटासोम है वो क्या है? फोटो सिस्टम है। तो आप मुझे ये बताओ, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम वन रहेगा या फिर मेनी रहेंगे? मेनी। क्योंकि जितने क्वांटासोम होंगे वही क्या है बच्चे? फोटो सिस्टम। तो मेनी फोटो सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। अब थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में मेनी फोटो सिस्टम है तो मैं बोलूंगा पिगमेंट्स भी बहुत सारे प्रेजेंट है। अब वो फोटो सिस्टम करते क्या? फोटो सिस्टम बच्चे लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करते, यानी लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करना है तो हमें किन की रिक्वायरमेंट होगी? पिगमेंट्स की। और पिगमेंट जब ग्रुप बनाते हैं तो क्या बनता है? फोटो सिस्टम। ये भी हमने बच्चे थोड़ा सा पढ़ रखा है कि जब भी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है तो सारे पिगमेंट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। एक ऐसा बच्चों पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को स्टार्ट करता है। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को स्टार्ट करता है उसको हम मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। और मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा था? क्लोरोफिल, यस और नो? अब बच्चों, अगर हमें फोटो सिस्टम के बारे में जानना है तो मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। इस डायग्राम में मैंने बच्चों एक मॉलिक्यूल रखा है। ये मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को स्टार्ट करता है। जो भी बच्चों फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को स्टार्ट करता है उसको बोला जाता है रिएक्शन सेंटर। क्या बोला जाएगा बच्चे? रिएक्शन सेंटर। तो इसको नाम हम क्या रिएक्शन सेंटर दे सकते हैं? अरे बोलो, चुपचाप नहीं बैठना है, जब बोलने के लिए बोला जाए बोलना है। अब रिएक्शन सेंटर भी क्या है? एक बच्चों पिगमेंट है। इसके अलावा भी मैनी पिगमेंट्स रहेंगे। हमने बोला है कि वन फोटो सिस्टम में पिगमेंट के नंबर कितने होंगे? 250 टू 400, यस और नो? अब बच्चों, रिएक्शन सेंटर के अलावा हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स होंगे। क्या होंगे? हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स। ये जो हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स है ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को रन करने में क्या हेल्प कर सकते हैं? अरे बोलो। और जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को रन करने में हेल्प करते हैं पिगमेंट, उन पिगमेंट्स को हम नाम देते हैं असेसरी पिगमेंट्स। क्या उनको हेल्पिंग पिगमेंट बोलेंगे? और हेल्पिंग पिगमेंट को नाम क्या दिया जाता है बच्चे? असेसरी पिगमेंट्स। तो ये कौन से पिगमेंट है? असेसरी पिगमेंट्स। अब देखो, जब एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ मिलता है? एनसीईआरटी बोलती है कि फोटो सिस्टम के अंदर इस फोटो सिस्टम में एक तो क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर के अलावा हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं
जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को रन करने में करते हैं हेल्प, उनको बोला जाता है असेसरी पिगमेंट्स। ये असेसरी पिगमेंट्स है। इन असेसरी पिगमेंट्स को एक प्रोटीन करता है बाउंड, यानी प्रोटीन चारों तरफ इनके प्रेजेंट रहती है। किनके चारों तरफ प्रेजेंट रहती है? असेसरी पिगमेंट्स के। ये असेसरी जो पिगमेंट्स है यहाँ पर, ये असेसरी पिगमेंट्स बच्चों जिस वेवलेंथ की लाइट को रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उस वेवलेंथ की लाइट को ये असेसरी पिगमेंट करते हैं एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके कहां तक ट्रांसफर करते हैं? रिएक्शन सेंटर तक। यानी जिस वेवलेंथ की लाइट को रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उस वेवलेंथ की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेंगे? असेसरी पिगमेंट। और ये असेसरी पिगमेंट्स उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके कहां तक ट्रांसफर करेंगे? रिएक्शन सेंटर तक। जब ये बच्चे लाइट उस लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर तक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं? तो बच्चों इनको बोला जाता है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। क्या बोला जाता है? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। तो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट ही कौन से बच्चे? क्या असेसरी पिगमेंट्स ही है? और बोलो, अब इन असेसरी पिगमेंट के अराउंड क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। अरे क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। ये बच्चे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट एंड जो प्रोटीन है इनके अराउंड ये मिलके बनाएंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे बच्चे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ही एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एक और नाम दे रही है, एंटीना। क्या नाम दे रही है? एंटीना। अब ध्यान से सुनना क्या क्या इसके अंदर। ये एक बच्चों कंप्लीट क्या है? फोटो सिस्टम है। ये कंप्लीट एक क्या है? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पीएस। क्या लिखते हैं? पीएस। इस फोटो सिस्टम के अंदर क्या एक रिएक्शन सेंटर होगा? मेनी रिएक्शन सेंटर होगा? ये एक होगा? एक फोटो सिस्टम के अंदर एक ही रिएक्शन सेंटर होता है। अब इस रिएक्शन सेंटर के अलावा क्या बच्चों अदर हेल्पिंग पिगमेंट है? उन हेल्पिंग पिगमेंट को क्या बोला जाता है? असेसरी पिगमेंट्स। क्या उन्हीं को लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट बोलेंगे? इन लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट को क्या एक प्रोटीन बाउंड कर रही है? अब देखो, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट एंड प्रोटीन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या इसी को एंटीना बोला जाता है? क्या बोला जाता है? एंटीना। अब आपसे पूछा जाए कि फोटो सिस्टम है, इस फोटो सिस्टम के अंदर होता क्या है, तो क्या बता सकते हो आप? इस फोटो सिस्टम के अंदर एक तो क्या रहेगा? रिएक्शन सेंटर। क्या होगा बच्चे? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के अलावा क्या रहेगा? क्या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा? इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कौन करता है? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट एंड प्रोटीन। ये क्लियर है अच्छे से? अरे बोलो। अब देखो, जब भी बच्चों ये जो फोटो सिस्टम है, इस फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट आती है। क्या आती है? लाइट। लाइट आएगी तो लाइट की फॉर्म में क्या आएंगे? फोटोन। क्या आने हैं? फोटोन। जब लाइट की फॉर्म में फोटोन आते हैं तो ये फोटोन रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। ये फोटोन किससे टकराते हैं? रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन तक। अब देखो, यहां पर तो मैंने डायरेक्ट किसके ऊपर अप्लाई कर दी है? रिएक्शन सेंटर पर। डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर पे अप्लाई नहीं करके हम किसके ऊपर अप्लाई करें? असेसरी पिगमेंट। यानी ये वो वेवलेंथ की लाइट है जिसको रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको एब्जॉर्ब कौन करेंगे बच्चे? असेसरी पिगमेंट। ये असेसरी पिगमेंट से लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके बच्चों कहां तक ट्रांसफर करेंगे? रिएक्शन सेंटर तक। अब रिएक्शन सेंटर तक क्या गए? क्या लाइट के फोटोन गए? अरे बोलो, लाइट के फोटोन कहां तक पहुंच गए? रिएक्शन सेंटर तक। अच्छे से समझना बच्चे पॉइंट। रिएक्शन सेंटर तक जब लाइट के फोटोन गए तो लाइट के फोटोन के पास में है एनर्जी। जो एनर्जी है लाइट के फोटोन के पास, वो लाइट के फोटोन अपनी एनर्जी रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगी। तो लाइट वाली एनर्जी किसके पास चलेगी? ये रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन के पास। और जब भी इलेक्ट्रॉन के पास में एक्सेस एनर्जी जाती है तो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे एक्साइटेड। तो रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड। और जब एक्साइटेड होंगे तो ये लोअर ऑर्बिटल से जाते हैं बच्चे हायर ऑर्बिटल में। और जब भी ये लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हायर ऑर्बिटल में जाते ही इनको एक्सेप्ट करने के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट रहता है। कौन रहता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को करेगा बच्चे एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आगे बच्चे ट्रांसफर करेगा और फिर बच्चे लाइट रिएक्शन को रन
करेगा। अब देखो जरा, ये जो आपके सामने मैंने डायग्राम बना है ये एनसीईआरटी का ही है, और इस डायग्राम में से आप लोगों को बच्चे बीच बीच में से नेम उड़ा दिए जाएंगे और एबीसीडी लिख के दे दिया जाएगा, फिर आइडेंटिफाइड करवाया जाएगा। यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जगह लिख दिया जाएगा ए, फिर बच्चों रिएक्शन सेंटर की जगह लिख दिया जाएगा बी, और यहाँ पर मैंने लाइट लिखा है, जहां पे मैंने लाइट लिखा वहां पे एनसीईआरटी के अंदर फोटोन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फोटोन। तो यहाँ फोटोन की जगह क्या लिख देंगे? सी, और फिर आपसे लेबल करवाएंगे कि आइडेंटिफाइड कीजिए एबीसी को। क्या कर सकते हो? देखो अच्छे से ध्यान में रखना है, जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है वो बच्चों रिएक्शन सेंटर होगा। क्या होगा? रिएक्शन सेंटर। जो प्राइमरी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या होगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो एनर्जी आ रही है वो लाइट से आ रही है, तो क्या? वो फोटोन। अरे ठीक है। अब देखो, हमने तो ये जाना कि फोटो सिस्टम के पास में एक तो रिएक्शन सेंटर होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होते हैं, और क्या होती है? प्रोटीन। बच्चों फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा होता है फोटो सिस्टम सेकंड। ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड नेम दिए गए इनको, पहला पॉइंट तो ये बनता है कि इनको अलग अलग नेम क्यों दिए गए? बच्चे इनके अंदर जो रिएक्शन सेंटर होंगे वो डिफरेंट होंगे, और इनको फर्स्ट सेकंड क्यों बोला गया? आप ये मत समझ लेना कि ये फंक्शन के बेसिस पे फर्स्ट और सेकंड बोल रहे हैं या फिर कोई अदर रीजन की वजह से, नहीं, डिस्कवरी के बेसिस पे इनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट। जो सबसे पहले डिस्कवर हो उसको क्या बोला जाएगा? फर्स्ट। जो बच्चों सेकंड नंबर पे डिस्कवर हुआ उसको बोला जाएगा सेकंड। ठीक है जी। दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या रहेगा? रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर और रिएक्शन सेंटर कौन होगा? बच्चों जब हम बात कर रहे हैं पिगमेंट्स की, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स है, उन हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स में से एक पिगमेंट क्या होगा? रिएक्शन सेंटर। बाकी सारे पिगमेंट क्या रहेंगे? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाले। तो रिएक्शन सेंटर कौन होगा? सबसे पहला पॉइंट ये, जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, और रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला कौन होता है? क्लोरोफिल ए। तो बच्चों रिएक्शन सेंटर कौन होगा? क्या क्लोरोफिल ए होगा? फिर आप बोलोगे सर अगर दोनों फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए ही अगर रिएक्शन सेंटर है तो अलग अलग फोटो सिस्टम बनाने की जरूरत क्या है? बच्चे रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए है, लेकिन क्लोरोफिल ए के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते, वो टाइप बनाए जाते। क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल ए के पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे। पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? कौन सी वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करें, वो उसका क्या रहेगा? पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने बच्चों एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, उसको 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट दी। जब 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट दी तो उसने 450 नैनोमीटर के ऊपर पीक दिया। कहने का मतलब मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? 450। तो उसका पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? 450। तो उस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को नाम दे दिया गया क्लोरोफिल ए 450, या फिर बोला जाता है पी 450। पी का मतलब यहां पर क्या है? पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन। हेलो, अरे बच्चे समझ में तो आ रहा है? बच्चे एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और था, उस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को मैंने फिर से 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट दी। जब लाइट दी तो फिर उसने पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन दिया 450 नैनोमीटर पे। तो बताओ क्या उसको क्लोरोफिल ए 450 बोला जाए? एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और था, उसको मैंने बच्चे अब की बार जो वेवलेंथ थी वो 400 टू 700 दी, लेकिन अब की बार उसने पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन दिया, वो दिया 680 नैनोमीटर पे। तो उसका बच्चे अगर नेमिंग की जाएगी तो क्या बोला जाएगा? क्लोरोफिल ए 680, या फिर क्या बोले? पी 680। अरे समझ में तो आ रहा है? अगला एक और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल था, उसको भी बच्चे 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट दी। तो फिर उसने पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी सबसे ज्यादा जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया वो 700 थी, तो उसका पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या 700 है? और अगर 700 है तो उसको बोला गया क्लोरोफिल ए 700, या फिर क्या बोला जाएगा? पी 700। ठीक है जी। अब बच्चों इनमें से रिएक्शन सेंटर किसको लिया जाए? रिएक्शन सेंटर दो को लिया गया, एक तो लिया गया P700 और दूसरा लिया गया बच्चे P680। जब हम बात करें फोटो सिस्टम फर्स्ट की, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होगा वो रिएक्शन सेंटर रहेगा बच्चे P700। कौन सा रहेगा? P700। हेलो, P700 का मतलब क्या? क्लोरोफिल ए 700, उसी को क्या बोला जाता है बच्चे? P700। इसके अलावा और क्या मिलेंगे बताओ जरा? क्या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट मिलेगा?
अरे फोटो सिस्टम फर्स्ट है, देखो फोटो सिस्टम के अंदर क्या मिल रहा है, रिएक्शन सेंटर, इसके अलावा क्या मिल रहा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो वही तो यहाँ पे मिलेगा और क्या मिलेगा। अब देखो इसके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट मिल रहा है, तो इसके साथ में क्या मिलेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, और क्या मिलेगा, प्रोटीन। ठीक है जी। फोटो सिस्टम सेकंड है, इस फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर, इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर होगा वो रिएक्शन सेंटर आप लोगों को मिलेगा बच्चे, क्लोरोफिल ए 680, और इसी को बोला जाता है P680। अगर हम इसके अंदर और देखेंगे तो मिलेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर क्या मिलेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट एंड प्रोटीन। अब देखो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है फोटो सिस्टम में, क्या यहाँ पर बच्चे क्लोरोफिल ए 700 रिएक्शन सेंटर है, और यहाँ पर कौन सा है, क्लोरोफिल ए 680। क्वेश्चन ये बनता है, क्या फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर क्लोरोफिल ए 700 के अलावा जितने भी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, यस और नो, यस। रिएक्शन सेंटर के अलावा जितने भी पिगमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, असेसरी पिगमेंट। तो बच्चे अगर हम यहां पर देखेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर P700 को छोड़ के जितने भी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल है वो भी क्या होंगे, असेसरी पिगमेंट। तो असेसरी पिगमेंट के अंदर क्या होंगे, क्लोरोफिल ए 700 को छोड़ के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इसके अलावा क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल एंड कैरोटिनॉइड्स। हेलो, जब हम बात करें फोटो सिस्टम सेकंड की, तो फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर क्या है, क्या P680 है, और P680 के अलावा जितने भी बच्चों क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो सब किसके अंदर आएंगे, असेसरी पिगमेंट्स के अंदर। अरे ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। अगला, जब इन दोनों की बात करें और एफिशिएंसी की बात करें कि कौन सी लाइट के अंदर ये ज्यादा वर्क करेंगे, ध्यान से सुनना पॉइंट अच्छे से, क्योंकि यहां से आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपका आंसर सही आना चाहिए। पहला, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट बच्चों, पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन इसका रिएक्शन सेंटर कहां पर देता है, क्या 700 पे, यस और नो। तो जो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 एंड उससे बिलो वेवलेंथ के ऊपर अच्छे से वर्क करेगा, यानी फोटोसिंथेसिस की रेट अच्छे से अगर ये परफॉर्म करेगा तो कहां पे करेगा, 700 एंड उससे बिलो वेवलेंथ के ऊपर, 700 के ऊपर भी वर्क करेगा। मैं बोल रहा हूं 700 के ऊपर भी वर्क करेगा, 700 एंड उससे बिलो वेवलेंथ के ऊपर अच्छे से वर्क करेगा। जब बात करें बच्चे फोटो सिस्टम सेकंड की, तो फोटो सिस्टम सेकंड है, ये वर्क करेगा 680 एंड उससे बिलो वेवलेंथ के ऊपर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसके ऊपर, 680 एंड उससे बिलो वेवलेंथ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में वर्क करेगा। लेकिन बच्चे 680 से अबव वेवलेंथ दोगे तो एफिशिएंसी एकदम से क्या हो जाएगी, डिक्रीज, डाउन हो जाएगी। काम तो करेगा लेकिन जिस एफिशिएंसी के साथ में काम करना चाहिए उस एफिशिएंसी के साथ में काम नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये 700 एंड उससे बिलो वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। जब हम बात करें फोटो सिस्टम सेकंड की, तो ये 680 एंड उसे बिलो वेवलेंथ पे। अरे क्लियर, अच्छे से क्वेश्चन हो जाए फिर, रेडी। ये एक प्लांट, ये आपके सामने मैंने प्लांट रखा है, ऑनलाइन वाले भी रेडी रहे। ये मैंने आपके सामने प्लांट रखा है, इस प्लांट की बच्चों ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर मैंने 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट डाली, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट डाली। बताइए कौन कौन से फोटो सिस्टम वर्क करेंगे, हाँ, सोच समझ के आंसर देना, ऑनलाइन वाले भी। बहुत, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी वर्क करेगा और फोटो सिस्टम सेकंड भी। देखो मैंने क्या बोला था, फोटो सिस्टम सेकंड 680 एंड उसे बिलो वेवलेंथ के ऊपर वर्क करता है, यस और नो। और बच्चों फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 एंड उसे बिलो, 680 के 700 से बिलो या अबव है, बिलो है ना, तो इसके ऊपर वर्क करेगा। ठीक है जी। अगला और हो जाए एक, ये एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर बच्चे हमने 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट डाली, कितने, 700। अब बताइए कौन सा फोटो सिस्टम, दोनों फोटो सिस्टम बोलो, ओनली कौन सा, फर्स्ट, फर्स्ट वर्क करेगा, सेकंड भी वर्क करेगा लेकिन उस एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं करेगा। ठीक है जी, अब तो क्लियर है अच्छे से। अरे बोलो, आपसे पूछा जाए फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड के जो नेम दिए गए किसके बेसिस पे, डिस्कवरी के बेसिस पे। जो पहले डिस्कवर हुआ फोटो सिस्टम फर्स्ट,
जो बाद में डिस्कवर हुआ फोटो सिस्टम सेकंड। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से? एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए 700, फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए 680। लॉलीपॉप, इसमें कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको अच्छे से? चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ फोटो सिस्टम। ये आपके सामने मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है वो बनाई है बच्चे ग्रेना की। पहचान पा रहे हो आप? ग्रेना, उस ग्रेना की अगर हम बेसिक यूनिट देखेंगे तो क्या होगा? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर रहती है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक अरेंज होती है तो स्टॉक्स फॉर्म होते हैं। उनको हम बोलते हैं बच्चे ग्रेनम। और जब ग्रेनम आपस में अटैच होते हैं तो मैनी क्या बन जाते हैं बच्चे? ग्रेना। यही है। अब देखो, हम जब थाइलेकोइड को अरेंज करते हैं तो एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं, यानी थाइलेकोइड का एक पार्ट तो रहेगा आपस में अटैच और कुछ पार्ट रहेगा बच्चे फ्री। यस और नो? जो बच्चों थाइलेकोइड का पार्ट आपस में अटैच है उस पार्ट को बोला जाता है एप्रेस रीजन। क्या बोला जाता है? एप्रेस रीजन। और जो किसी से अटैच नहीं, फ्री है, उसको क्या बोला जाता है? नॉन एप्रेस रीजन। समझ में आया क्या? नहीं, फालतू की बात नहीं। ये आपके सामने एक क्या है बच्चे? थाइलेकोइड। इमेजिन करना है, यहां से लेके यहां तक क्या है? थाइलेकोइड। ये दूसरा थाइलेकोइड है। ये थाइलेकोइड, इस थाइलेकोइड के ऊपर दूसरा थाइलेकोइड आके अरेंज हुआ। अब मैं इस थाइलेकोइड को यहां से उठाता हूं तो बच्चों ये जो पार्ट है हथेली वाला, ये क्या इससे अटैच था? अब इस हथेली के अलावा जितना भी पार्ट है वो क्या फ्री है? इसके अंदर ही जो हथेली वाला पार्ट है वो तो क्या आपस में अटैच, रिमेनिंग क्या है? फ्री। तो जो बच्चों आपस में अटैच पार्ट है इसको बोला जाता है एप्रेस्ड रीजन, और जो फ्री है उसको क्या बोला जाता है? नॉन एप्रेस्ड रीजन। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है बच्चे आपके सामने ग्रेना लेमिली। क्या है? ग्रेना लेमिली। क्या इसको ग्रेना लेमिली भी बोल सकते हैं क्या? पता है क्या आपको? बता रखा है मैंने। जब हम बच्चों ये बहुत सारे थाइलेकोइड को आपस में अरेंज करके ग्रेनम बनाते हैं तो इन ग्रेनम को क्या बोल सकते हैं? ग्रेना लेमिली।
ये भी क्या है बच्चे, ग्रेना लेमेली। और इन ग्रेना लेमेली को आपस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट करती है, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा लेमेली। याद आया, क्या बोला जाएगा, स्ट्रोमा लेमेली। तो बच्चों ग्रेना लेमेली और स्ट्रोमा लेमेली दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ग्रेना लेमेली। ग्रेना लेमेली के अंदर ये जो थाइलेकोइड और ये थाइलेकोइड दोनों आपस में अटैच है, यहाँ से अटैच है, तो इस रीजन को क्या बोलेंगे, एप्रेस्ड या नॉन एप्रेस्ड, अरे बोलो क्या बोलेंगे, एप्रेस्ड। तो इसको बोला जाएगा बच्चे एप्रेस्ड रीजन। और अगर बच्चों इस रीजन की बात की जाए तो ये एप्रेस्ड है या नॉन एप्रेस्ड, नॉन एप्रेस्ड। ठीक है जी, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो, जो एप्रेस्ड रीजन होता है, इस एप्रेस्ड रीजन के अंदर जो फोटो सिस्टम मिलता है वो मिलता है बच्चे फोटो सिस्टम सेकंड। कौन सा मिलता है, फोटो सिस्टम सेकंड। यानी ग्रेना लेमिली का जितना भी एप्रेस्ड रीजन है, उस एप्रेस्ड रीजन में कौन सा फोटो सिस्टम मिलेगा, सेकंड। अरे कौन सा मिलेगा, सेकंड। तो एप्रेस्ड रीजन के अंदर कौन सा फोटो सिस्टम मिलेगा, सेकंड। क्लियर है ये पॉइंट। अब बच्चों जो रिमेनिंग बचा हुआ नॉन एप्रेस्ड रीजन है, इस नॉन एप्रेस्ड रीजन के अंदर मिलेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट। नॉन एप्रेस्ड रीजन के अंदर कौन सा फोटो सिस्टम मिलता है, फर्स्ट। और एप्रेस्ड रीजन के अंदर कौन सा मिलेगा, अरे बोलो कौन सा, सेकंड। अब देखो, हम बोल रहे हैं कि ग्रेना लेमिलियस ग्रेना लेमिली के अंदर एप्रेस्ड रीजन में तो मिल रहा है फोटो सिस्टम सेकंड, और नॉन एप्रेस्ड में मिल रहा है फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो क्या ग्रेना लेमिली के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों मिलेंगे, अरे यस और नो। अब बच्चों स्ट्रोमा लेमिली की बात करते हैं। स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली के अंदर कोई आपको कोई एप्रेस्ड रीजन नजर आ रहा है, कोई एप्रेस्ड रीजन नजर आ रहा है, नहीं, कोई एप्रेस्ड रीजन नहीं होता। अगर कोई एप्रेस्ड रीजन नहीं होता तो यहाँ स्ट्रोमा लेमिली के अंदर आपको ओनली एंड ओनली एक ही फोटो सिस्टम मिलेगा, और वो कौन सा फोटो सिस्टम, फर्स्ट। अरे कौन सा मिलेगा। अब देखो कैसे याद रखना है, एप्रेस्ड रीजन के अंदर मिलेगा फोटो सिस्टम सेकेंड, इसके अलावा जितना भी पार्ट वो फोटो सिस्टम फर्स्ट। अरे ठीक है। अब आगे समझे तो बच्चे लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होती है टू टाइप की। कितने टाइप की, टू टाइप की। लाइट रिएक्शन टू टाइप की होती है, और लाइट रिएक्शन टू टाइप की होती है, उसमें से एक टाइप है जिसको बोला जाता है नॉन साइक्लिक। क्या बोला जाएगा, नॉन साइक्लिक। पूरा अगर नाम लूं तो बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बच्चों अगर इसकी सेकंड स्टेप की बात करें तो ये इसको बोला जाता है साइक्लिक। साइक्लिक का अगर पूरा नाम लिया जाए तो बोला जाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाएगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इधर ही ध्यान रखना, एक बार अच्छे से समझना बच्चे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसके अंदर ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट रिक्वायर्ड होता है। कौन सा बच्चे, ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब आपको यह बताना है कि साइक्लिक कहाँ रन होता है और नॉन साइक्लिक कहाँ रन होता है। इधर देख के आराम से देख लो आप, आपके सामने ही सारे आंसर लिखे हुए, आपको तो बस बोलना है। बोलो जरा, नॉन साइक्लिक कहाँ रन होगा, अरे बोलो, ग्रेना लेमिली, क्या स्ट्रोमा लेमिली में चलेगा, क्यों, क्योंकि बच्चे फोटो सिस्टम सेकंड स्ट्रोमा लेमिली के अंदर है एब्सेंट, और नॉन साइक्लिक को रन करने के लिए फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है जी। तो मैं बोलूंगा नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो कहाँ रन होता है, ग्रेना लेमिली। ठीक है बच्चे। अगला साइक्लिक, और साइक्लिक कहाँ रन होगा ये बताओ मुझे तो आप, क्या ओनली स्ट्रोमा लेमिली में, श्योर, दोनों में। जहां पे फोटो सिस्टम फर्स्ट वहां पे क्या चलेगा, साइक्लिक। फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या ग्रेना लेमिली में है, अरे बोलो, ग्रेना लेमिली में। इसके अलावा क्या फोटो सिस्टम फर्स्ट स्ट्रोमा लेमिली में भी है, तो ग्रेना लेमिली एंड स्ट्रोमा लेमिली दोनों के अंदर क्या चलेगा बच्चे, साइक्लिक। लेकिन नॉन साइक्लिक ओनली कहां चलेगा, अरे ओनली कहां चलेगा, ग्रेना लेमिली। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है अच्छे से, अरे बोलो, श्योर ना। आगे स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या,
लाइट रिएक्शन। जब लाइट रिएक्शन, जिनको नींद आ रही है पानी पी लेना, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, है ना। कई लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता है तो क्या करें, हाथ जोड़ लें। एक्चुअल में आपका सिलेक्शन होगा तो हमारा भी प्रॉफिट है, इसलिए हाथ जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका भला होगा तो हमारा भी होगा, सीधी बात। कम से कम इतना तो याद रखोगे कि हाँ बायोलॉजी पढ़ाने आया था कोई, है ना। बाकी तो भूल ही जाते हैं स्टूडेंट, कोई याद नहीं करता है। टाइम के साथ सब भूल जाते हैं। एक दो साल जरूर याद करते हैं, मैसेज आता है उनका, होली दिवाली। समझिए आगे। बच्चों लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन है। जब लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं तो बहुत सारी टर्म्स एक साथ में आप लोगों को लिखी हुई मिलेगी, अलग अलग टर्मिनोलॉजी। लाइट रिएक्शन के अंदर फर्स्ट आप लोगों को पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, लाइट एब्जॉर्प्शन। पढ़ लिया हमने लाइट एब्जॉर्प्शन, कहां पे पढ़ा, ग्राफ में, क्लियर है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट मिलेगा आपको फोटो सिस्टम, वो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है जी। उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पढ़ाएंगे अभी। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, लाइट की प्रेजेंस में अगर वाटर की स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एक वर्ड आएगा बच्चे फोस्फोराइलेशन, और फोस्फोराइलेशन के अंदर आता है फोटोफोस्फोराइलेशन, वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों को एक वर्ड मिलेगा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, वो भी पढ़ेंगे। और एक पॉइंट मिलेगा लिखा हो बच्चों, उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा इंटरमीडिएट फॉर्म एटीपी एंड NADPH2, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, एक साथ में पढ़ेंगे इनको। जब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा तो उसके अंदर सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों को कंसंट्रेट होके समझना है, इसीलिए बोल रहा था पानी पी के आराम से बैठे। आराम से का मतलब ये नहीं कि रिलैक्स हो जाए, एक्टिवेट तो रहे। चलें आगे। लाइट रिएक्शन, बच्चों लाइट रिएक्शन है। उस लाइट रिएक्शन जब भी हम पढ़ते हैं या फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जो लाइट है उस लाइट से मिलने वाली एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और जब हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो एक टर्म आती है फॉस्फोराइलेशन। ये फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहां पर यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अगर ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। बच्चे जब हम एटीपी उस एटीपी का सिंथेसिस करते हैं तो एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए हम एडीपी उस एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं। और जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करें तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है तो क्या बोला जाएगा बच्चे, फॉस्फोराइलेशन। कई स्टूडेंट अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेते हैं कि जब भी एटीपी सिंथेसाइज होगा तो फॉस्फोराइलेशन होगा, वो ओनली एटीपी सिंथेसिस को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली एटीपी सिंथेसिस ही फॉस्फोराइलेशन नहीं है। जहां जहां पे बच्चे रिएक्शन के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं वहां वहां क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है जी। अब बात आती है कि जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो एनर्जी कहां से आएगी। जब बच्चों फोटोसिंथेसिस चलेगा
तो लाइट रिएक्शन है, उस लाइट रिएक्शन से स्टार्ट होगा और लाइट रिएक्शन के अंदर हम लाइट की एनर्जी को यूज में लेंगे। लाइट से आएंगे फोटोन, फोटोन और फोटोन जाएंगे रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन के पास। लाइट के फोटोन रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, फिर वो लोअर ऑर्बिटल से जाएंगे हायर ऑर्बिटल। जब बच्चों वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर मूव होते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल मूव करता हुआ आगे बढ़ता है तो एनर्जी और एनर्जी लॉस होगा। आप सभी जानते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल मूव होता है तो एनर्जी क्या होगी? लॉस। एनर्जी रिलीज करते हुए आगे जाता है। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है तो चलता है बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तो एनर्जी रिलीज होती हुई आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। जब एनर्जी रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है तो कहीं पे तो एनर्जी रिलीज करेगा कम और कहीं पे एनर्जी रिलीज करेगा ज्यादा। यानी जब भी वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ऑलवेज सेम एनर्जी रिलीज नहीं करता, सेम एनर्जी का लॉस नहीं होता। कहीं पे ज्यादा एनर्जी लॉस होती है तो कहीं पे कम। जहां पे एनर्जी ज्यादा लॉस हो रही है उसी एनर्जी को हम करते हैं ट्रेप, और ट्रेप करके क्या बनाते हैं बते? एटीपी। क्या बना देते हैं? एटीपी। जब हम इस लाइट वाली एनर्जी का यूज करके एटीपी का सिंथेसिस कर रहे हैं तो इस बच्चों टर्म को क्या बोला जाता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो जब ये फॉस्फोराइलेशन देखा जाए तो प्लांट सेल और उस प्लांट सेल के अंदर दो जगह होता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और दूसरा होता है बच्चे क्लोरोप्लास्ट में। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉस्फोराइलेशन होता है तो फूड के ऑक्सीडेशन से फॉस्फोराइलेशन होता है, और जब फूड के ऑक्सीडेशन से फॉस्फोराइलेशन होता है तो उसको बोला जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब हम क्लोरोप्लास्ट में जाएंगे तो वहां पर भी फॉस्फोराइलेशन होता है, लेकिन बच्चे लाइट एनर्जी का यूज करते हुए फॉस्फोराइलेशन किया जाता है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? अब जब बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो टू टाइप से होता है। एक तो होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्यों बोला गया? नॉन साइक्लिक के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो जहां से बच्चे रिलीज हुआ वहां लौट के नहीं आएगा तो क्या बोला जाएगा? नॉन साइक्लिक। साइक्लिक के अंदर जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा वहीं पे लौट के वापिस आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? साइक्लिक फॉर्म में, और साइक्लिक फॉर्म में मूवमेंट करते हुए एनर्जी रिलीज कर रहा है, उस एनर्जी को ट्रेप करके क्या बना रहे? एटीपी। तो क्या बोला जाएगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कौन सा है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। करें स्टार्ट? अरे बोलो। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को बच्चे बोला जाता है जेड स्कीम भी। क्या बोला जाता है? जेड स्कीम। जेड स्कीम क्यों बोला जाता है अभी थोड़ी देर बाद में समझाया जाएगा। अभी आप ये ध्यान में रखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए कौन कौन से फोटो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है बताओ? कौन कौन से? फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। तो बच्चे ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ चलेगा? स्ट्रोमा लेमिली या ग्रेना लेमिली? ग्रेना लेमिली। ठीक है। अब इसकी हमें स्टडी करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? ग्रेना लेमिली। और ग्रेना लेमिली का बेसिक पार्ट क्या है? थाइलेकोइड। तो हम एक थाइलेकोइड को उठा रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। ये बच्चों आपके सामने मैंने रखा है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के अंदर मेम्ब्रेन डबल होती है सिंगल होती है? हाँ, डबल नहीं होती है। क्या होती है? सिंगल। बता रखा है बच्चे फिर भी बोल रहे हो डबल। गलत बात है ना ये? मेम्ब्रेन कितनी रहती है इसके अंदर? सिंगल। यानी थाइलेकोइड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में
क्या बच्चे ऑक्सीसोम भी प्रेजेंट रहते हैं? अरे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर को ऑक्सीसोम प्रेजेंट रहते हैं क्या? और एक ऑक्सीसोम का जो बेस पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? F0। और हेड को क्या बोला जाता है? F1। ठीक है, थोड़ा इसको इधर दिखाते हैं, बोर्ड ही छोटा हो गया। अब देखो, ये जो आप लोगों को दिखाई गई है डबल मेम्ब्रेन मत समझ लेना। ये क्या है बच्चे? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन थिकनेस। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की क्या दिखाई गई है? थिकनेस। इस मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर होगी या बाइलेयर है? बाइल बाइलेयर। जो भी मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर होगी? 2 लेयर। अब इस थाइलेकोइड के अराउंड जितना भी फ्लूइड पार्ट है, इस फ्लूइड पार्ट को क्या बोला जाएगा? स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। और बच्चों, इस थाइलेकोइड के इनसाइड जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। क्या बोला जाएगा? ल्यूमेन। ठीक है जी। अब देखो, थाइलेकोइड है, इस थाइलेकोइड में एक हमने पहले उठाया था, उठाने से पहले एक पार्ट कौन सा था? एप्रेस्ड। और दूसरा कौन सा था? नॉन एप्रेस्ड। एप्रेस्ड रीजन के अंदर फोटो सिस्टम था सेकंड। कौन सा था? सेकंड। तो ये मैंने यहां पे रख दिया, कौन सा फोटो सिस्टम? सेकंड। बच्चे नॉन एप्रेस्ड रीजन है, इस नॉन एप्रेस्ड रीजन पे कौन सा है? फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है जी। ये तो हम दो ही ले रहे हैं। इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या मैनी फोटो सिस्टम रहेंगे? समझने के लिए कितने ले रहे हैं बच्चे? दो ही। क्योंकि अब जब भी नॉन साइक्लिक चलेगा उसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो, इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। दो पार्ट कौन से? एक पार्ट तो क्या ल्यूमेन साइड, अरे बोलो। और दूसरा पार्ट कौन सा रहेगा? स्ट्रोमा साइड। ठीक है ना? तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कौन सा रहेगा? ल्यूमेन साइड। और दूसरा कौन सा रहेगा? स्ट्रोमा साइड। क्लियर है? अब बच्चों, जब सनलाइट आती है तो सनलाइट साइमल्टेनियसली फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों पर आती है। ऐसा नहीं है कि एक ही फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट है दूसरे पे नहीं है। दोनों फोटो सिस्टम पे साइमल्टेनियसली क्या आएगी? लाइट। तो ये दोनों फोटो सिस्टम पर क्या डाल रहे हैं बच्चे? लाइट। और लाइट, और उस लाइट के भी फोटोन कितने डाल रहे हैं? 2। अरे कितने डाल रहे हैं? 2। तो यहां पर भी बच्चों लाइट के कितने फोटोन आ रहे हैं? 2। ठीक है जी। अरे समझ तो रहे हो? अब देखो, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फोटो सिस्टम बच्चों फर्स्ट है। इस फोटो सिस्टम फर्स्ट के ऊपर जब भी लाइट आएगी तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर रिएक्शन सेंटर कौन सा है? कौन सा है? P700। यस और नो? तो ये लाइट के फोटोन है, ये लाइट के फोटोन फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर तक जाएंगे। और जब फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर तक जाएंगे तो रिएक्शन सेंटर पे जाते ही ये फोटोन अपनी एनर्जी रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे। जब ये फोटोन अपनी एनर्जी रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे तो रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन होंगे एक्साइटेड। और जब एक्साइटेड होंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन बच्चों लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाएंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों, यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए और एक्साइटेड होके लोअर ऑर्बिटल से कहां चले गए बच्चे? हायर ऑर्बिटल में। जब मैं समझाने के लिए ले रहा हूं तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं बच्चे? 2। यानी जब यहां से फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए तो कितने हुए? 2। इन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने का रीजन क्या है? क्या बच्चे? जो लाइट के फोटोन आए तभी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। जब ये एक्साइटेड होके लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में गए तो इनको एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर रहेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है बच्चे FRS। क्या है? FRS। FRS की फुल फॉर्म क्या है? फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फिर से बोल रहा हूं, फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अरे ठीक है, अब इधर ध्यान दो सारे। अब आपसे पूछा जाए कि फोटो सिस्टम फर्स्ट का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, क्या दोगे आंसर? FRS। ठीक है। अब देखो, जब बच्चों फोटो सिस्टम फर्स्ट के ऊपर लाइट आई तो क्या फोटो सिस्टम सेकंड पे भी आएगी?
अरे बोलो। अब फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर भी लाइट आएगी, तो ये लाइट के फोटोन फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर तक जाएंगे। रिएक्शन सेंटर क्या है फोटो सिस्टम सेकंड का? P680। जब बच्चों P680 तक ये फोटोन जाएंगे, तो ये फोटोन रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन को देंगे एनर्जी, और जब एनर्जी देंगे तो फिर रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन है वो होंगे एक्साइटेड। जब एक्साइटेड होंगे तो ये एक्साइटेड होने पे ये भी बच्चे लोअर ऑर्बिटल से जाएंगे हायर ऑर्बिटल में, और जब ये लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इन इलेक्ट्रॉन को बच्चे एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर क्या रहेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और उस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है फियोफाइटिन। क्या नाम बच्चे? फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन फोटो सिस्टम सेकंड का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और बच्चे एफआरएस है, वो एफआरएस किसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? फोटो सिस्टम फर्स्ट का। हेलो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों के जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो डिफरेंट है? फोटो सिस्टम फर्स्ट का क्या रहेगा? एफआरएस। और बच्चे फोटो सिस्टम सेकंड का क्या रहेगा? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के बारे में समझो। फियोफाइटिन है, फियोफाइटिन बच्चे क्लोरोफिल के सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है। क्लोरोफिल के अंदर आप लोगों को बताया था हेड में क्या होता है? मैग्नीशियम। जहां पे मैग्नीशियम है वहां पे बच्चे 2 हाइड्रोजन रख दो। क्या रख दो? 2 हाइड्रोजन। मैग्नीशियम की जगह 2 हाइड्रोजन रखते ही क्या बन जाता है? फियोफाइटिन। क्या बन जाता है? फियोफाइटिन। तो क्या फियोफाइटिन मैग्नीशियम के सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है? सॉरी, क्लोरोफिल के सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है। और मैग्नीशियम को अगर रिमूव करके हम 2 हाइड्रोजन रख देंगे तो क्या बन जाएगा? फियोफाइटिन। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से सारे। जब बच्चों हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए तो वो कहां पे गए? क्या बच्चे? फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास में। अरे बोलो। अब फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से आगे इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा? आगे इलेक्ट्रॉन बच्चे ट्रांसफर होगा, वो होगा फेरिडॉक्सिन के पास में। किसके पास होगा? फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? एफडी। क्या बोला जाता है? एफडी। इधर ही ध्यान रखें एक बार सारे। और ये फेरिडॉक्सिन है, इस फेरिडॉक्सिन की लोकेशन क्या होती है? ये प्रेजेंट रहता है बच्चे स्ट्रोमा साइट, यानी साइलेकोइड मेम्ब्रेन में कहां प्रेजेंट रहेगा? स्ट्रोमा साइट। ल्यूमेन साइड है या स्ट्रोमा साइड? और इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे स्ट्रोमा साइड है। स्ट्रोमा साइड यहाँ पर एक एंजाइम रहता है फेरिडॉक्सिन के साथ में, उस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। क्या नाम बच्चे? NADP रिडक्टेज। ये NADP रिडक्टेज क्या थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर है? अरे बोलो, कौन सी साइड? ल्यूमेन साइड या स्ट्रोमा साइड? क्लियर है? अब देखो, फेरिडॉक्सिन है, फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं? क्या बच्चे? एफआरएस से। तो फेरिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन का रिडक्शन कौन कर रहा है? आप तो ये मुझे बताओ, क्या ये एफआरएस कर रहा है? अरे बोलो। जब इलेक्ट्रॉन लेगा फेरिडॉक्सिन तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एफआरएस। इसीलिए इस सब्सटेंस को क्या बोला गया है? फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो किसका रिडक्शन करता है? फेरिडॉक्सिन का। तो शॉर्ट में क्या बोला गया इसको? एफआरएस। अरे ठीक है, अब देखो, फेरिडॉक्सिन के पास जब भी इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन को आगे कौन लेता है? NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज इन इलेक्ट्रॉन को लेके बच्चे दे देता है NADP को। किसको दे देता है? NADP को। लेकिन NADP डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से मना कर देते। क्यों? क्योंकि NADP ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता, इसको क्या चाहिए? कंप्लीट हाइड्रोजन। अगर कंप्लीट हाइड्रोजन चाहिए तो अब क्या करें? क्या बच्चे इस इलेक्ट्रॉन के साथ में अगर प्रोटॉन ऐड कर देंगे तो क्या हाइड्रोजन बन जाएगा? अरे बोलो। इलेक्ट्रॉन तो हम कहां से ले गए? फोटो सिस्टम फर्स्ट से, यस और नो? लेकिन अब प्रोटॉन कहां से ले? प्रोटॉन बच्चे लिए जाएंगे कहां से? स्ट्रोमा से। कहां से? स्ट्रोमा से। वन टाइम में 1 NADP 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी 1 NADP कितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा? 2। अगर 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं? 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो कितने प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट है? 2। अब वो प्रोटॉन कहां से लिए जाए? अरे कहां से? स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा से बच्चे प्रोटॉन लिए गए, और जब प्रोटॉन लिए गए और इलेक्ट्रॉन के साथ में अटैच किए गए तो बताओ क्या हाइड्रोजन बन गया? और जब हाइड्रोजन बन गया तो बच्चे वो हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया किसने? NADP ने।
तो ये NADP किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? NADPH2। यस और नो? क्या समझ में आया? तो क्या अब मैं ये बोल सकता हूं कि फोटोसिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन फाइनली NADPH2 के पास पहुंच गए? अब देखो, फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन हम बच्चों NADPH2 के पास में पहुंचा रहे हैं। तो क्या फोटोसिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया? बिल्कुल। उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करके हम NADPH2 तक ले गए, तो बच्चों फोटोसिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या बन गया है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया है तो क्या रिएक्शन को ये अगेन एंड अगेन रिपीट कर पाएगा? नहीं, रिपीट नहीं कर पाएगा। अपने को तो रिएक्शन को कंटिन्यूअस रिपीट करते रहना है। अगर रिपीट करते रहना है तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर, उस रिएक्शन सेंटर को क्या रीएस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब रीएस्टेब्लिश करना है तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर को बोला गया कि आप एक काम कीजिए, इधर उधर से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कीजिए। तो उसने कोशिश की लेकिन कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। फिर इसको बोला गया कि आप वाटर की स्प्लिटिंग कर लीजिए, वाटर को तोड़ लीजिए और उससे क्या ले लीजिए? इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास में वाटर स्प्लिटिंग की कैपेसिटी नहीं है। वाटर स्प्लिटिंग की कैपेसिटी उसी के पास में होती है जिसके पास वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको आपकी एनसीईआरटी बोलती है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलती है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और बच्चों शॉर्ट में बोलती है OEC। क्या बोला जाता है? OEC। यानी जिस फोटो सिस्टम के पास में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होगा वही वाटर की स्प्लिटिंग कर सकता है। जिसके पास में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नहीं होगा वो वाटर स्प्लिटिंग नहीं कर सकता। आप तो मुझे बताओ, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास में क्या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये वाटर स्प्लिटिंग नहीं कर सकता। तो फिर क्या किया जाए? फोटो सिस्टम सेकंड के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी। क्या फोटो सिस्टम सेकंड है, वहां से भी हमने रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करके FeO तक पहुंचा दिए। अगर FeO तक पहुंचा दिए तो फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया है। यस और नो? अब फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर भी अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो रिएक्शन को अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं कर सकते। सबसे पहले इसके रिएक्शन सेंटर को क्या करना है? रीएस्टैब्लिश। तो फिर फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर को बोला गया कि आप एक काम कीजिए, वाटर की स्प्लिटिंग कीजिए। तो उन्होंने बोला यस बिल्कुल कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड रहता है किसके साथ में? फोटो सिस्टम सेकंड के साथ में। और ये किधर रहता है? स्ट्रोमा साइड या ल्यूमेन साइड? ल्यूमेन साइड। अरे कहां रहता है? ल्यूमेन साइड। अगर बच्चों ल्यूमेन साइड रहेगा तो ये वाटर उस वाटर को कहां से पकड़ेगा बताओ मुझे? ल्यूमेन से या फिर स्टोमा से? ल्यूमेन से। तो ल्यूमेन से वाटर लेगा और जब वाटर लेगा तो इस वाटर की करवाएगा बच्चे ब्रेकडाउन। जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो वाटर के पास 1 मॉलिक्यूल ले रहे हैं वाटर का। कितने मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल। बताओ हाइड्रोजन कितने इसके पास? 2। और ऑक्सीजन के एटम कितने? 1। ऑक्सीजन का 1 एटम है तो मॉलिक्यूल कितना है? हाफ। कितना रहेगा? हाफ। जब बच्चों 2 हाइड्रोजन है तो मैंने ये 2 हाइड्रोजन रिलीज कर दिए और साथ में हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन और क्या 2 प्रोटॉन है। अपन ने यहां से कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड किए? 2। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा देंगे तो क्या फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर रीएस्टेब्लिश हो जाएगा और क्या फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को कहां तक पहुंचा रहे हैं? फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर। अगर हाइड्रोजन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो अब क्या बचे? प्रोटॉन। अरे क्या बचे? प्रोटॉन। और उन प्रोटॉन को रिलीज कर दिया जाता है कहां पर? ल्यूमेन में। अरे स्ट्रोमा में नहीं, कहां पे? ल्यूमेन में। ये प्रोटॉन कहां पर रिलीज हो रहे हैं? ल्यूमेन में। तो क्वेश्चन बोला जाता है, एनसीईआरटी बोलती है, क्या बोलती है कि आफ्टर वाटर स्प्लिटिंग H+ आयन एंड ऑक्सीजन कहां पर रिलीज होते? ल्यूमेन या फिर एनवायरमेंट? ल्यूमेन। और एग्जाम में ऑप्शन दिया जाता है और ऑप्शन में क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया जाता है एनवायरमेंट और सेकंड ऑप्शन दिया जाता है ल्यूमेन। आधे से ज्यादा लपेटा मार के निकल जाते हैं किसके ऊपर? एनवायरमेंट में। अरे एनवायरमेंट में तो ऑक्सीजन बाद में जाएगा, सबसे पहले रिलीज कहां हो रहा है? ल्यूमेन में। ठीक है जी। अब देखो, हमने जब वाटर की स्प्लिटिंग की तो वाटर स्प्लिटिंग से
क्या फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर को हमने रीएस्टेब्लिश किया? मतलब फोटो सिस्टम सेकंड तो वापिस जिस कंडीशन के अंदर था उसी कंडीशन में चला गया, लेकिन क्या फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर अभी भी क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना हुआ है? अब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना हुआ है तो इसको भी हमने क्या करना है बच्चे? रीएस्टेब्लिश। क्या किया जाए? क्या हमने फोटो सिस्टम सेकंड के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके फियोफाइटिन तक भेज रखा है? और ये कहां पर है? क्या मेम्ब्रेन में ही है? अब इस मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों बहुत सारी क्या रहती है? प्रोटीन्स। वो प्रोटीन क्या करती है? वो आयरन सल्फर प्रोटीन होती है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। कौन कौन सी होती है? आयरन सल्फर प्रोटीन एंड कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। ये आयरन सल्फर प्रोटीन और कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन क्या करवाती? इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आगे से आगे क्या करवाएगी? मूव। और जब आगे से आगे मूव होगा तो ये बच्चों फोटो सिस्टम सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम मूवमेंट करवाते हुए कहां तक ले जाएंगे? फोटो सिस्टम फर्स्ट तक। अगर इस फोटो सिस्टम सेकंड के इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम फर्स्ट तक ले गए तो क्या बचे? फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर रीएस्टेब्लिश हो जाएगा और अपना एक काम और हो जाएगा। कौन सा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी रन हो जाएगा। कैसे? इस मेम्ब्रेन के अंदर हम क्या इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाते हुए ले जाएंगे? अरे बोलो। और जब भी इलेक्ट्रॉन वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है तो क्या एनर्जी रिलीज करते हुए जाता है? कहीं पे एनर्जी कम रिलीज करेगा तो कहीं पे एनर्जी ज्यादा। जहां पर भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा क्या उसी को ट्रैप करेंगे और उससे क्या बना लेंगे? एटीपी। समझ तो पा रहे हो? अब देखो, जब मैं बोल रहा हूं कि कहीं पे एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा कहीं पे एनर्जी कम रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती कहां से? क्या बच्चे लाइट से आ रही? उस लाइट एनर्जी को ही रिलीज करते हुए आगे जा रहा है। तो क्या लाइट एनर्जी को कंप्लीट हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे? 100% नहीं। 100% हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ से बच्चों लाइट एनर्जी का क्या हो जाता है? लॉस। लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे तो एनर्जी रिलीज करते हुए जाएंगे, और कम एनर्जी रिलीज करेंगे तो उसको हम एटीपी की फॉर्म में ट्रैप नहीं कर पाएंगे। अरे समझ तो पा रहे हो ना? पक्का? आगे जब बच्चे फियोफाइटिन से आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है तो किसके पास जाएगा? वो समझना है। जब आगे ट्रांसफर करना है तो आगे जाएगा बच्चे एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है प्लास्टोक्यूनोन। क्या नाम है? प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोनस प्लास्टोक्यूनोन को बच्चे बोला जाता है शॉर्ट में पीक्यू। क्या बोला जाता है? पीक्यू। ये प्लास्टोक्यूनोन आप लोगों को मिलेगा बच्चे स्ट्रोमा साइड में। कहां मिलेगा? स्ट्रोमा साइड में। ल्यूमेन साइड में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? स्ट्रोमा साइड में। अब फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? प्लास्टोक्यूनोन। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे अपने आप आगे जा रहे हैं? 2 मेथड से जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है बच्चे एनर्जी के अकॉर्डिंग, और दूसरा करता है रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। नाम सुनिए क्या? एनर्जी के अकॉर्डिंग और दूसरा किसके अकॉर्डिंग? रेडॉक्स पोटेंशियल। सबसे पहले एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये बच्चों को एक्स मॉलिक्यूल है। क्या है? एक्स मॉलिक्यूल। इस एक्स मॉलिक्यूल के पास में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक्सेस में इलेक्ट्रॉन। बताओ एनर्जी हाई होगी या लो होगी? अरे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी हाई होगी या लो होगी? हाई। बच्चों ये वाई मॉलिक्यूल है। इस वाई मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन है कम। इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कम है ज्यादा? कम। तो बताओ इसकी एनर्जी के क्या होगी? कम या ज्यादा? बच्चे एनर्जी क्या रहेगी? लो। अब अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एनर्जी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे तो मूव करेंगे बच्चे हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। अरे कैसे करेंगे? हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। क्लियर है? अब बच्चों मैंने बोला कि यही एक्स मॉलिक्यूल है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसी को ले लेते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चे? ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बताओ क्या इसकी रेडॉक्स करवाने की कैपेसिटी हाई होगी या लो होगी? लो होगी। क्या होगी? लो। कैसे? बच्चे जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है क्या वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है? अरे बोलो। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी रखता है? क्या नहीं। इलेक्ट्रॉन खींचने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती। अब देखो जब इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा। इसकी एनर्जी कम है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम। अगर कम है तो क्या इधर से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बच्चे इसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन।
और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या एक साथ में दो प्रोसेस हो रही है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। ठीक है, अब ये जो रेडॉक्स करवाने का पोटेंशियल किस में ज्यादा है, इस मॉलिक्यूल में या इस मॉलिक्यूल में, एक्स में या वाई में, वाई में, क्योंकि वाई क्या कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो एक्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, वाई का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रेडॉक्स पोटेंशियल हाई किसका होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, लो। अरे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, लो। यानी एनर्जी के अपोजिट क्या होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल। एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल। तो हम बोलेंगे रेडॉक्स पोटेंशियल और रेडॉक्स पोटेंशियल, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, लो। और अगर बच्चों एनर्जी कम होगी तो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, हाई। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो कैसे करते हैं, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, और रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग करेंगे तो लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल टू हायर रेडॉक्स पोटेंशियल। अरे क्लियर है। अब जब फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन तक इलेक्ट्रॉन जाता है तो मैं बोलूंगा एनर्जी के अकॉर्डिंग जा रहा है। क्या फियोफाइटिन के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी हाई या लो, इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो कैसे, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। इसकी एनर्जी ज्यादा तो रेडॉक्स पोटेंशियल लो, इसका बच्चे रेडॉक्स पोटेंशियल हाई। तो ये इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है तो कैसे, लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल टू हायर रेडॉक्स पोटेंशियल। अरे ठीक है, क्लियर। अब जब बच्चे प्लास्टोक्यूनोन के पास इलेक्ट्रॉन हम भेज रहे हैं तो प्लास्टोक्यूनोन भी एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता। इसको भी क्या चाहिए होता है, कंप्लीट हाइड्रोजन। कि अगर एक्सेप्ट करूंगा तो कंप्लीट हाइड्रोजन एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लूंगा। ये किसकी बात करें, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन है जब बच्चों ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर आगे प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा फिर। तो फिर प्लास्टोक्यूनोन के लिए प्रोटॉन का बच्चे अरेंजमेंट किया जाता है, और प्रोटॉन का अरेंजमेंट करेंगे तो कहां से करेंगे। पहला पॉइंट आप ये देखो कि प्लास्टोक्यूनोन कौन सी साइड है मेम्ब्रेन में, बच्चे ल्यूमेन साइड या स्ट्रोमा साइड, स्ट्रोमा साइड। और पीएच, उस पीएच को मेंटेन करने के लिए एस प्लस आयन स्ट्रोमा में भी प्रेजेंट रहते हैं और ल्यूमेन में भी प्रेजेंट रहते हैं। अगर बच्चों एस प्लस आयन स्ट्रोमा में भी प्रेजेंट है तो स्ट्रोमा से पकड़े जाएंगे एस प्लस आयन। जितने बच्चे इलेक्ट्रॉन आए उतने क्या पकड़ेगा, प्रोटॉन। वन प्लास्टोक्यूनोन वन टाइम में 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। वन प्लास्टोक्यूनोन वन टाइम में कितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, 2। ठीक है जी, 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। अरे बोलो, जब बच्चे ये प्रोटॉन और प्रोटॉन लेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन गया, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन बन गए तो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा कौन, प्लास्टोक्यूनोन। और जब प्लास्टोक्यूनोन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, PqH2 में। अरे किसके अंदर, PqH2 में। PqH2 में कन्वर्ट हुआ तो क्या प्लास्टोक्यूनोन का यहाँ पे रिडक्शन हो गया। जब भी प्लास्टोक्यूनोन का रिडक्शन होता है तो उसको बोला जाता है प्लास्टोक्यूनोल। क्या बोला जाता है, प्लास्टोक्यूनोल। तो PQ तो क्या है, प्लास्टोक्यूनोन, और PqH2 क्या है, प्लास्टोक्यूनोल। ठीक है जी। अब बच्चों जिसके पास में भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो एनर्जी को जल्दी से रिलीज करके अपनी स्टेबल कंडीशन में आना चाहता है। क्या यहाँ पर प्लास्टोक्यूनोल है, इसके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो एनर्जी है या नहीं है। तो ये भी उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से छुटकारा पाना चाहता है। अगर छुटकारा पाना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करके अपने आप को फ्री करना चाहता है। लेकिन आगे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन रहे, आगे बच्चों इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहती है साइटोक्रोम प्रोटीन। क्या रहती है, साइटोक्रोम प्रोटीन। साइटोक्रोम प्रोटीन के अंदर एक है साइटोक्रोम B6। कौन सा है बच्चे, साइटोक्रोम B6। और दूसरा है साइटोक्रोम F। कौन सा है, साइटोक्रोम F। अब ध्यान से सुनना पॉइंट, साइटोक्रोम B6 तो प्रेजेंट रहता है स्ट्रोमा साइड, और साइटोक्रोम F कहां रहता है, ल्यूमेन साइड। इनका अरेंजमेंट फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है टाइम आने पे बताऊंगा, लेकिन अभी ये ध्यान रखें कि साइटोक्रोम B6 कहां मिलेगा, अरे बोलो, और साइटोक्रोम F। क्लियर है। अब बच्चों ये प्लास्टोक्यूनोल है, ये प्लास्टोक्यूनोल साइटोक्रोम B6 के पास जाता है और बोलता है प्लीज हाइड्रोजन ले लो। तो इसने बोला हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो इसने बोला कि प्लीज इलेक्ट्रॉन ही ले लो। तो फिर
साइटोक्रोम B6 ने इलेक्ट्रॉन लेने से भी मना कर दिया। क्यों कर दिया मना? उसके पीछे रीजन ये था कि जो ये प्लास्टोक्यूनोल है, इस प्लास्टोक्यूनोल की एनर्जी से बच्चों इस साइटोक्रोम B6 की एनर्जी क्या होती है? हाई। अगर हाई होती है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो फिर ये मूवमेंट करता हुआ मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर रहा है? मूवमेंट करता हुआ किसके पास आता है? साइटोक्रोम F। जब साइटोक्रोम F के पास आया और बोला प्लीज हाइड्रोजन ले लो, तो इसने भी क्या बोला? हाइड्रोजन नहीं लूंगा, हाइड्रोजन लेने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं ओनली क्या ले सकता हूं? इलेक्ट्रॉन। तो बोला ठीक है, अब की बार बात बन सकती है। तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की, लेकिन पहले इसको क्या रिलीज करने? प्रोटॉन। बच्चे प्रोटॉन रिलीज करना है, तो प्रोटॉन को कहां पे रिलीज करना पड़ेगा? ल्यूमेन में। क्योंकि ये जब आ रहा है तो साइटोक्रोम F कौन सी साइड है? ल्यूमेन साइड। ल्यूमेन साइड है तो प्रोटॉन को रिलीज कहां करेगा? ल्यूमेन में। अब देखो, जब हम नॉर्मली देखते हैं तो स्ट्रोमा एंड ल्यूमेन के इनसाइड H+ आयन की कंसेंट्रेशन रहती है इक्वल। अब इक्वल रहती है और हम H+ आयन को यहां पर रिलीज करें तो अलोंग विथ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट? अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तो क्या एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी? यानी इस H+ आयन को यहां पे रिलीज करने के लिए उस H+ आयन को पहले क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। एनर्जी कहां से लाए? एटीपीएस एटीपी का यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता, तो फिर एनर्जी कौन देगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी देगा किसको बच्चे? प्रोटॉन को। प्रोटॉन को एनर्जी देके पंप करवा देता है कहां पे? ल्यूमेन में। यानी ल्यूमेन में जब इन प्रोटॉन को पंप किया गया है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी देकर फिर बच्चे इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है? साइटोक्रोम F के पास। हेलो, समझ में तो आ रहा है? ऑनलाइन वाले जल्दी से बोलेंगे, ऑनलाइन वाले। ठीक है। जब बच्चों साइटोक्रोम F के पास में इलेक्ट्रॉन चला गया तो साइटोक्रोम F से आगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए एक प्रोटीन प्रेजेंट रहती है जो कॉपर कंटेनिंग होती है। इस कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन को बोला जाता है प्लास्टोसाइनिन। क्या बोला जाता है? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। अगर कॉपर कंटेनिंग है तो ब्लू कलर की होगी या रेड कलर की? ब्लू कलर की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ब्लू कलर की कॉपर कंटेनिंग जो प्रोटीन है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाने में हेल्प करती है, उसका नाम क्या है? प्लास्टोसाइनिन। कौन सी है बच्चे? प्लास्टोसाइनिन। बच्चों प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन गए। अब उन इलेक्ट्रॉन को आगे कहां तक पहुंचा दिया जाएगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर तक। अब देखो, फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर तक इलेक्ट्रॉन गए तो क्या फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर रीएस्टैब्लिश हो गया है? क्लियर है? अब देखो, कुछ पॉइंट आपसे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से आंसर देंगे, जैसा जिसको आ रहा है वैसा आंसर देंगे। रेडी हो? आप तो मुझे बताओ, इस पूरी प्रोसेस को देख के फोटो सिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन किसके पास गया है? क्या बच्चे यहाँ पे NADPH2 के पास में? फाइनली पूछ रहा हूं, फाइनली कहां पे गया है वो पूछ रहा हूं। यस और नो? सभी को क्लियर है? आप तो मुझे बताओ, फोटो सिस्टम सेकंड का इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास चला गया? किसके पास में? फोटो सिस्टम सेकंड के पास में? फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर के पास में। ठीक है जी। फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर स्प्लिटिंग। अरे कौन? वाटर स्प्लिटिंग। क्लियर है? अगला पॉइंट, जब बच्चों वाटर स्प्लिटिंग होती है यहां पर तो कहां पर होती है? क्या फोटो सिस्टम सेकंड के पास में? अरे बोलो। और ये कौन करवाता है? क्या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स? इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के साथ में कुछ मिनरल एसोसिएटेड होते हैं, वो कौन कौन से? एक तो कौन सा है? मैग्नीज। दूसरा है बच्चे कैल्शियम। और थर्ड कौन सा है? क्लोराइड। कौन कौन से हैं? मैग्नीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट कौन से? बता देना कौन कौन से होते? मैग्नीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड। ठीक है जी। और इनमें से मेनली जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? मैग्नीज। मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? मैग्नीज। ठीक है जी। अब देखो, हमने यहां पर बच्चे ETS भी रन कर दिया है, हमने यहां पर NADPH2 का भी सिंथेसिस कर दिया है, लेकिन अभी तक हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं किया। नहीं किया ना? अरे बोलो, नहीं हुआ। तो फिर
फोटोफॉस्फोरिलेशन रन करने के लिए एक थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ती है और थ्योरी का नाम है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या नाम बच्चे? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस देने वाले साइंटिस्ट है, उनका नाम है पीटर मिशेल। क्या नाम है? पीटर मिशेल। नाम में हाइपोथेसिस है तो पूरी हाइपोथेसिस ही होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को मूव होते हुए आज तक देख पाया है क्या? नहीं। तो फिर भी बोल रहा हूं होते हैं, लोगों ने लिख रखा इसलिए बोल रहा हूं। अब देखो, पीटर मिशेल ने बोला कि अगर आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, उस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की हेल्प लेते हुए फॉस्फोराइलेशन करवाना है तो मिनिमम 4 रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। कितनी? 4 रिक्वायरमेंट। वो 4 रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट उन्होंने बोला आपके पास एक मेम्ब्रेनियस सिस्टम होना चाहिए। क्या अपने पास मेम्ब्रेनियस सिस्टम है? तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी? फुलफिल। यस और नो? सेकंड रिक्वायरमेंट उन्होंने बोली कि एटीपी सिंथेज होना चाहिए आपके पास में। क्या अपने पास एटीपी सिंथेज है? एटीपी सिंथेज। जब बच्चे अपने पास ऑक्सीसोम है तो ऑक्सीसोम के अंदर कौन सा एंजाइम बैठा रहता है? एटीपी सिंथेज। तो क्या एटीपी सिंथेज भी है? तो सेकंड रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई। फिर बच्चों थर्ड रिक्वायरमेंट उन्होंने बोली और थर्ड रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई है, वो है कि आपके पास में एक सूटेबल प्रोटॉन पंप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूटेबल प्रोटॉन पंप, जो प्रोटॉन को क्या करे? पंप करे। बच्चे अपने पास है एक सूटेबल प्रोटॉन पंप और उसका नाम क्या है? प्लास्ट्रोक्यूनोन। ये प्लास्ट्रोक्यूनोन क्या स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पकड़ के क्या ल्यूमेन में पंप कर रहा है? तो अपने पास में सूटेबल प्रोटॉन पंप भी है। तो क्या थर्ड रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगी? बच्चों फोर्थ रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई कि प्रोटॉन प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी मेम्ब्रेन के एक साइड प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को करना है इंक्रीज, तो दूसरी साइड करना है डिक्रीज। क्या ये भी किया है? तो फोर्थ रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? फुलफिल। लेकिन क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएशन करवाने के लिए यहां पर कौन कौन से पॉइंट हेल्प करते हैं ये समझना जरूरी है। बच्चों हमने यहां पर ल्यूमेन के इनसाइड प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज तो किया है, लेकिन इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स है वो हेल्प करें? 3 पॉइंट्स है जो हेल्प कर रहे हैं यहां पर। फर्स्ट, एनएडीपी। जब भी बच्चों एनएडीपी और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम के पास में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या स्ट्रोमा से प्रोटॉन पकड़ के क्या एनएडीपी के साथ में अटैच करके क्या एनएडीपीएच2 में कन्वर्ट करवाएगा? जब स्ट्रोमा से H+ आयन पकड़ के हम एनएडीपीएच2 को दे रहे हैं तो क्या स्ट्रोमा के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन लो हो रही है? अगर स्ट्रोमा में लो हो रही है तो ल्यूमेन के अंदर अपने आप क्या हो जाएगी? यस और नो? अगला पॉइंट है बच्चे, वो है प्लास्ट्रोक्यूनोन। प्लास्ट्रोक्यूनोन है, प्लास्ट्रोक्यूनोन के पास जब भी इलेक्ट्रॉन आता है, क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या वो प्रोटॉन पकड़ता है? और प्रोटॉन कहां से पकड़ता है? ल्यूमेन से या स्ट्रोमा से? स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से बच्चे H+ आयन को पकड़ के क्या ल्यूमेन में ट्रांसफर कर रहा है? तो क्या ये भी क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडेशन में हेल्प कर रहा है? लेकिन बच्चों इमेजिन करो जरा, ये प्लास्ट्रोक्यूनोन है, ये प्लास्ट्रोक्यूनोन अगर स्ट्रोमा साइड नहीं होके ल्यूमेन साइड होता तो क्या हम क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडेशन कर पाते? नहीं कर पाते। इसीलिए हम इस प्लास्ट्रोक्यूनोन को कहां रखते हैं? स्ट्रोमा साइड। दूसरा पॉइंट, साइटोक्रोम F है। इस साइटोक्रोम F को तो बच्चे रख दो कहां पे? स्ट्रोमा साइड। और जो साइटोक्रोम B6 है उसको ले आओ बच्चे ल्यूमेन साइड। इमेजिन करना है, अगर साइटोक्रोम B6 को हम ल्यूमेन साइड ले आए और साइटोक्रोम F को कहां लेके बच्चे? स्ट्रोमा साइड। तो जब भी प्लास्ट्रोक्यूनोन के पास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आएंगे तो किसके पास जाएगा? साइटोक्रोम F के पास। और साइटोक्रोम F के पास जाके इलेक्ट्रॉन देगा। साइटोक्रोम F अभी कहां पर है? स्ट्रोमा साइड। तो बच्चे H+ आयन कहां जाएंगे? स्ट्रोमा में। यानी स्ट्रोमा से लिए और वापस स्ट्रोमा में रिलीज कर दिए। क्या क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडेशन कर पाओगे? क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडेशन डेवलप करने के लिए ही जो ये साइटोक्रोम प्रोटीन है उनकी जो पोजीशन है उसको भी क्या रखा जाता है? फिक्स। अरे क्लियर है ना अच्छे से? अगला पॉइंट है बच्चे वाटर स्प्लिटिंग। क्या है? वाटर स्प्लिटिंग। और वाटर स्प्लिटिंग कहां होती है? स्ट्रोमा में या ल्यूमेन में? ल्यूमेन में। जब ल्यूमेन के अंदर वाटर स्प्लिटिंग होती है तो क्या H+ आयन रिलीज होते हैं? अगर H+ आयन रिलीज होंगे तो बच्चे ल्यूमेन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज। यस और नो? अब देखो अगला पॉइंट और समझो।
अगर ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ल्यूमेन साइड नहीं होके ये रहता स्ट्रोमा साइड, कहां रहता? स्ट्रोमा साइड। तो बताओ वाटर स्प्लिटिंग कहां पर होती? स्ट्रोमा में। कहां पे? स्ट्रोमा में। बताओ क्या ल्यूमेन के इनसाइड क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडेशन डेवलप कर पाते? इसीलिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को किधर रखा जाता है बच्चे? ल्यूमेन साइड। क्या तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए? अरे बोलो। तो अब आपसे पूछा जाए कि जब क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडेशन हम डेवलप कर रहे हैं तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कहां पर हो रही है? अरे कहां पर हो रही है? ल्यूमेन में। कहां पर होगी? ल्यूमेन में। और H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज कहां पे होगी? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन लो है? स्ट्रोमा के अंदर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है लो। तो क्या बच्चों ल्यूमेन के अंदर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन हाई है? जहां पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन हाई वहां की पीएच हाई या लो? लो। अगर लो होगी तो क्या बच्चे यहाँ पे एसिडिक पीएच होगी? अरे कैसी पीएच होगी? एसिडिक। बच्चों जब हम स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा के अंदर कंडीशन कैसी बनी है? क्या H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन लो हो गई है तो पीएच क्या हो गई है? हाई। और अगर हाई हो गई तो पीएच कैसी रहेगी? यहाँ पे बेसिक। अरे कैसी पीएच? बेसिक पीएच। अरे ठीक है। तो जब भी लाइट रिएक्शन चलती है तो लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग ल्यूमेन के इनसाइड पीएच कैसी रहेगी? एसिडिक। और बच्चों स्ट्रोमा के इनसाइड बेसिक। क्लियर? अच्छे से। अगला पॉइंट, जब भी H प्लस आयन है उन H प्लस आयन की या फिर बोलो प्रोटॉन और प्रोटॉन का क्रिएशन ऑफ हमने यहाँ पे ग्रेडिएशन किया है तो क्या एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ है? अरे क्या हुआ है? क्या बिल्कुल हुआ है। कैसे? जब बच्चों यहां पर प्लास्टोक्यूनोल से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास भेजे उससे पहले क्या प्रोटॉन और प्रोटॉन को पंप करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ली? अरे बोलो। तो क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएशन डेवलप करने के लिए क्या एनर्जी, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है? तो क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएशन एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव है? एक्टिव। क्या है बच्चे? एक्टिव। तो मैं बोलूंगा क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसी प्रोसेस रहेगी बच्चे? एक्टिव। ठीक है। अरे ये समझ में तो आ गया है क्या? अगला पॉइंट समझो। जब बच्चों ल्यूमेन के इनसाइड H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हम हाई कर देंगे तो ये H प्लस आयन ज्यादा देर तक ल्यूमेन के अंदर नहीं टिकेंगे, क्योंकि कोई भी सिस्टम होता है सिस्टम को अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। कोई भी सिस्टम हो वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो इन H प्लस आयन को अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करवाएगा। मूव तो करने की कोशिश करेंगे ये, लेकिन इनको एक ही रास्ता दिया जाएगा। और वो रास्ता कौन सा होगा? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, इस ऑक्सीसोम के बेस पार्ट को क्या बोला जाता है? F0। और बच्चों हेड को क्या बोला जाता है? F1। और इसी के अंदर एक एंजाइम बैठा रहता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? एटीपी सिंथेज। क्लियर है? जब भी बच्चों H प्लस आयन है वो H प्लस आयन यहां से अपनी हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जाएंगे तो ये हेड उस हेड से टकराते हुए जाएंगे, यानी हेड उस हेड को क्रॉस नहीं करेंगे, बेस उस बेस को क्रॉस करते हुए हेड से टकराते हुए कहां जाते हैं बच्चे? स्ट्रोमा में। ध्यान से सुने पॉइंट, हेड से टकराते हुए कहां जाते हैं बच्चे? स्ट्रोमा में। जब हेड से टकराते हुए स्ट्रोमा में जाते तो ये H प्लस आयन अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देते? हेड को। जब हेड को बच्चे एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे तो हेड के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होते। जब हेड के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे तो जो एनर्जी थी हेड के पास में वो एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होगी। यहाँ पर जब एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होगी तो उसको रिसीव करने के लिए रहेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बच्चों एनर्जी को लेगा तो फिर ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी के साथ में बाइंड होगा। अब देखो क्या एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है? क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन। और जब भी एडीपी के इनसाइड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है तो क्या बनता है? एटीपी। क्या बनता है बच्चे? एटीपी। अरे क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ है? क्या फॉस्फोराइलेशन हुआ है? लेकिन ये फॉस्फोराइलेशन होने का रीजन क्या है? लाइट। आप जानते हो, लेकिन हम आज अच्छे से और समझ लेते हैं जिनको नहीं समझ में आया। देखो जब लाइट आई यहां पर तो क्या लाइट के फोटोन है? लाइट के फोटोन आकर बच्चे रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन से टकराए और लाइट के फोटोन ने अपनी एनर्जी किसको दे दी? रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए। एक्साइटेड हुए क्यों है? क्योंकि उनके पास एक्सेस एनर्जी है।
और एक्सेस एनर्जी कहां से आई है? लाइट से। अरे कहां से आई है? लाइट से। जब लाइट से एक्सेस एनर्जी आई तो ये इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिटल से कहां चले गए? हायर ऑर्बिटल। अब इन इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करते हुए ले जा रहे हो, और मूव करते हुए ले जा रहे हो, कहां तक ले गए? क्या बच्चे? प्लास्टोक्यूनोल तक। प्लास्टोक्यूनोल से आगे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम एफ के पास जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले क्या बच्चे इन प्रोटॉन को पंप करने के लिए एनर्जी देते हैं। तो जो फोटोन वाली एनर्जी थी, वो फोटोन वाली एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? प्रोटॉन को। अरे किसको दे दिए? प्रोटॉन को। अब ये प्रोटॉन अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहे हैं, तो ये प्रोटॉन किससे टकरा रहे हैं? हेड से। तो प्रोटॉन वो फोटोन वाली एनर्जी किसको दे रहा है? हेड को। हेड के अंदर जब कंफर्मेशनल चेंजेज हुए तो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को किसने एक्सेप्ट किया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पास एनर्जी कौन सी है? फोटोन वाली। यस और नो? और जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पास एनर्जी आई तो क्या एटीपी के साथ में बाइंड हुआ? तो ये फोटोन वाली एनर्जी को यूज में लेके क्या फॉस्फोराइलेशन किया जा रहा है? तो क्या बोला जाएगा? फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी, क्लियर है अब तो अच्छे से? अगला पॉइंट समझो। जब हम बच्चे यहाँ ल्यूमिनस ल्यूमेन से एस प्लस आयन को स्ट्रोमा तक ला रहे हैं, तो कैसे ला रहे हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और जब भी हम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा एस प्लस आयन को ला रहे हैं, तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है या क्रिएशन हो रहा है? ब्रेकडाउन। और जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये एस प्लस आयन क्या अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहे हैं? तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्टिव होगा या पैसिव होगा? पैसिव। अरे कैसा होगा? पैसिव। और पैसिव में भी अगर बात करें तो कौन सा रहेगा? सिंपल रहेगा या फेसिलेटेड रहेगा? फेसिलेटेड। फेसिलेटेड क्यों रहेगा? उसके पीछे भी रीजन। यहां पर ये क्या है? प्रोटीन है। इस प्रोटीन के थ्रू ये एच प्लस आइन अपनी हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जा रहे। आपको बता रखा है, जब भी प्रोटीन कैरियर के थ्रू मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो क्या बोलते हैं? फेसिलेटेड डिफ्यूजन। और विदाउट प्रोटीन कैरियर अगर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है हायर टू लोअर, तो क्या बोला जाएगा? सिंपल। अरे क्लियर? तो क्या मैं बोल सकता हूं ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या रहेगा बच्चे? फेसिलेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको? फेसिलेटेड डिफ्यूजन। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? अरे सही बताना, क्लियर है या नहीं है? पक्का? अब देखो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसका टारगेट पूरा हो गया है। दो टारगेट थे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रन करने का। फर्स्ट टारगेट क्या था? एटीपी, वो बना दिया। और सेकंड टारगेट क्या था? NADPH2, वो भी बना दिया। ठीक है जी। जब भी बच्चों नॉन साइक्लिक या फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर 1 ATP का सिंथेसिस किया जाता है, तो 1 ATP जब सिंथेसाइज होगा जब 3 प्रोटॉन रिलीज होंगे, यानी जब 3 प्रोटॉन रिलीज होंगे इस ऑक्सीसोम से, तो 1 ATP के इक्वल एनर्जी रिलीज होगी। 1 प्रोटॉन से नहीं, कितने प्रोटॉन बचे? 3 प्रोटॉन रिलीज होंगे तब 1 ATP के इक्वल एनर्जी रिलीज होगी, तो 1 ATP का सिंथेसिस हो पाएगा। अरे ठीक है, अगला पॉइंट समझो। अब कुछ क्वेश्चन है वो पूछ रहा हूं, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। सुनिए। फर्स्ट हम बोल रहे हैं कि यहां पर 1 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है। देखो देखिए कितने वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है? 1। हो रही नहीं हो रही है? और जब 1 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है तो क्या 1 NADPH2 सिंथेसाइज हो रहा है? अरे ये सो नो? हम बोलते हैं कि जब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना है तो कितने NADPH2 चाहिए? 12। कितने चाहिए होते हैं? 12। यानी डार्क रिएक्शन में कितने NADPH2 रिक्वायर्ड होते हैं 1 ग्लूकोज के लिए? 12। अब बच्चों 12 चाहिए होते हैं तो हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी? 12। इसीलिए रिएक्शन के अंदर क्या लेते हैं? 12H2O। अब तो क्लियर है क्यों लेते हैं 12H2O? क्योंकि NADPH2 कितने सिंथेसाइज करने होते हैं? 12। और जब 1 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी तो क्या बनेगा? 1 NADPH2। ठीक है जी।
एक वर्ड आता है बच्चे क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्या आता है बच्चे? क्वांटम रिक्वायरमेंट। ये क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है? नाम सुना है क्या पहले कभी? क्वांटम रिक्वायरमेंट नाम सुना है क्या? एक क्वांटम रिक्वायरमेंट होता है, दूसरा होता है क्वांटम। सुनो फिर, क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है? वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए, क्वांटम रिक्वायरमेंट के लिए बोल रहा हूं, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए रिक्वायर्ड फोटोन क्या होगा बच्चे? क्वांटम रिक्वायरमेंट। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए रिक्वायर्ड फोटोन है, वो क्या रहेगा? क्वांटम रिक्वायरमेंट। वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बच्चों वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करना है तो बताइए कितने वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी? 2। अरे कितनी? 2। यहां पर हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कब रिलीज हो रहा है? जब वन वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग कर रहे हैं। अरे यस और नो? अब देखो, यहां पर मैंने कितने फोटोन डाले? 2। जब 2 फोटोन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने एक्साइटेड होंगे? 2। ठीक है। जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जाएंगे तभी क्या वन वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो पाएगी? तो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन इसीलिए एक्साइटेड किए थे। अब देखो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तभी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस बनेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहां तक आएंगे। अब देखो कई लोग ये बोलेंगे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट है इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कर दो। फोटो सिस्टम फर्स्ट है, अकेले से काम नहीं चलेगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट के भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने चाहिए फोटो सिस्टम सेकंड के साथ में। अगर ओनली फोटो सिस्टम सेकंड के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए तो आगे मूव नहीं कर पाएंगे, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं है। तो जब रिएक्शन चलती है तो साइमल्टेनियसली दोनों से ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करने जरूरी होते हैं। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक्साइटेड। और जब एक्साइटेड होंगे तो यहां से 2 हो रहे हैं तो यहां से भी कितने होंगे बच्चे? 2। अरे ठीक है। तो 2 फोटोन तो इसके ऊपर डाल रहे हैं और 2 ही फोटोन किसके ऊपर डाल रहे हैं? फोटो सिस्टम फर्स्ट के ऊपर। तो हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए कितने फोटोन यूज में है? 4। अरे कितना है? 4। 2 तो किसके ऊपर डालेंगे? सेकंड पे। और 2 किसके ऊपर डालेंगे? फर्स्ट पे। हम बोल रहे हैं वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए रिक्वायर्ड फोटोन, तो हाफ के लिए कितने चाहिए? 4। तो बच्चे वन के लिए कितने चाहिए? 8। 4 फोटोन यहां पे डालेंगे और 4 फोटोन यहां पे डालेंगे तो टोटल फोटोन रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है। अगला है क्वांटम इल्ड। क्वांटम इल्ड क्वांटम रिक्वायरमेंट का जब जस्ट अपोजिट। क्वांटम इल्ड के अंदर बोला जाता है कि 1 फोटोन डाल के आप कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कर सकते हो? क्या बोला है मैंने? 1 फोटोन यूज करके कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कर सकते हो? प्रैक्टिकली तो कितने ही नहीं। 1 फोटोन डालोगे तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज? कितने ही नहीं। 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 8 फोटोन। एक से तो कुछ ही नहीं होगा, प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? अरे बोलो। जब हम 8 फोटोन डालते हैं तो क्या 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है? तो 1 फोटोन डालेंगे तो क्या होगा? 1/8। यस और नो? तो पॉइंट के अंदर आ जाएगा। और अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो रहेगा 12.5%। कितना होगा बच्चे? 12.5%। तो क्वांटम यील्ड क्या होता है? 12.5%। और क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होती है? 8। अरे कितनी होती है? 8। ठीक है जी। रेडी? क्वेश्चन के लिए रेडी? बोलो। श्योर ना? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है। कितने वाटर मॉलिक्यूल की? 4। बताइए क्वांटम रिक्वायरमेंट। सोच समझ के आंसर दो। 4 वाटर मॉलिक्यूल है, उनकी स्प्लिटिंग हो रही है। बताइए क्वांटम रिक्वायरमेंट। पहला दिमाग में पॉइंट रखे, फिट। 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी तो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और 1 ऑक्सीजन के लिए जो क्वांटम रिक्वायरमेंट है वो कितनी? 8। 4 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो, अरे कितने वाटर मॉलिक्यूल अगर 4 होंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने रिलीज होंगे? 2। तो कितने हो जाएंगे? 16। क्लियर? श्योर ना? पक्का? अगला, अगर 4 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है, कितने वाटर मॉलिक्यूल? 4। तो बताइए नॉन साइक्लिक के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रन होंगे? हैं? इसमें देख के बताना है बच्चे। देखो
वन वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन रन करें? 2। अरे ठीक है, मैंने 4 बोला है, 8 हो जाएंगे। ठीक है, अगला, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से 12 NADPH2 सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, 12। तो बताइए कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? हाँ, 6। वेरी सिंपल। जब 1 NADPH2 का सिंथेसिस करते हैं तो बताओ क्या हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है? 12 करेंगे तो 6, इसीलिए हम क्या लिखते हैं? 6O2। याद आया? समझ में आया ना ये? अगला पॉइंट, इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं? अभी छोड़ रहा हूं 2 मिनट में। नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं? देखो, फोटो सिस्टम सेकंड का इलेक्ट्रॉन क्या फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास क्या? फोटो सिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन क्या NADPH2 के पास क्या? फोटो सिस्टम सेकंड का इलेक्ट्रॉन क्या फोटो सिस्टम सेकंड के पास लौट गया? तो साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? नॉन साइक्लिक। ठीक है जी। और जब भी ये इलेक्ट्रॉन मूव करें तो क्या जिगजैग फॉर्म में मूव करें? बच्चों जब जिगजैग फॉर्म में मूव करते हैं तो अल्फाबेट जेड जैसी शेप बनती है। कैसी बनती है? अल्फाबेट जेड जैसी। तो बोला जाता है इसको जेड स्कीम। क्या बोला जाता है? जेड स्कीम। ये भी पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो। एक पॉइंट रहा हुआ है, वो पॉइंट कौन सा है? कि जब भी नॉन साइक्लिक है उस नॉन साइक्लिक के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एक बार तो अपील करते हैं, फिर डाउन हिल करते हैं, फिर अपील करते हैं। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, याद करके मुझे बता देना, याद दिला देना कि सर अपील डाउन हिल मूवमेंट बतानी, बता दूंगा मैं। ठीक है, आप लोग आए, बुलाए तो इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू। हाँ कर देंगे यार, नोट्स भी शेयर, क्या करेगा नोट्स का? मॉड्यूल पढ़ ले वही बहुत है। कर देंगे, कर देंगे, कल करेंगे। ठीक है।